दोस्तों, Redefining the horror. ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। तो दोस्तों, आइए आज सुनते हैं एक ऐसी ही अद्भुत कहानी जिसका नाम है रात का राजदार। वो मस्ती से झूमने वाली ठंडी रात थी, मगर कमरे के आतिशदान में आग के भड़कते हुए अंगारों ने मेरी सर्दी की अनुभूति खत्म कर दी थी। कमरे में केवल 3 आदमी थे, पिता, बेटा और माँ। पिता का नाम माइक था। एक छोटी सी मेज पर बैठे शतरंज की बिसात बिछाए खेल में मग्न थे और बूढ़ी सी औरत जिसके सिर के बाल सफ़ेद और धूप के माफिक चमकदार थे, वो एक अलग कोच पर बैठी ऊनी मोजे बुन रही थी। इस अंधेरी और ठंडी रात में शायद ही वो यहाँ आए, मिस्टर माइक ने कहा। उसने अपने मुंह से ये बात निकाली ही थी कि बाहर गली में किसी की भारी पदचाप सुनाई दी। अब लीजिए, वो तो आ गया, नव युवक लड़के रॉकी ने कहा। बूढ़े आदमी की आंखें खुशी से चमक उठी। वो उठकर दरवाजा खोलने गया। जब वो अपने कमरे में लौटकर आया तो उसके साथ एक भीम के जैसा तगड़ा आदमी था, सार्जेंट मेजर राणा मोर्स। उस बूढ़े ने उसका स्वागत किया और अपनी पत्नी बेटे से परिचय कराते हुए कहा। मेजर राणा ने उन दोनों से हाथ मिलाया और आतिशदान के निकट रखी हुई एक आराम कुर्सी पर जाकर आराम से बैठ गया तथा कमरे को अजीब निगाहों से देखने लगा। उसके बाद दूसरे कमरे में गया और थोड़ी देर के बाद शराब की बोतल वो गिलास अपने साथ ले आया। मेजर राणा जब 3 गिलास पी चुका तो उसकी आंखों में बेपनाह चमक सी पैदा हो गई। चेहरे का रंग जो पहले से ही तांबे की तरह पीला था और गहरा हो गया। उसके बाद अपनी जिंदगी की अजीब घटनाओं के मज़ेदार सीन छोड़ने आरंभ कर दिए। घर के तीनों सदस्य बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहे थे। मिस्टर रॉकी ने कहा, अरे हाँ मेजर राणा मोर्स, पिछले दिन तुम मुझे बंदर के बारे में जो कहानी सुनाई थी, आज फिर सुना दो। ओह, वो तो यूं ही सुना दी थी। उस कहानी में ऐसा क्या था जो तुम्हें इतनी अच्छी लगी? बंदर का पंजा? पहली बार मिसेस जैना ने अपना मुंह खोला। उसके स्वर में बेचैनी छुपी थी। उसकी आंखें फैल सी गई थी। ये बिल्कुल ठीक है, मेजर राणा ने कहा था कि वो बंदर का पंजा ही है, मगर उसमें अजीब सा जादू छुपा हुआ है। तीनों इंसान टिकटिकी नजरों से उसको घूरते रहे। मेजर राणा ने अपने कोट की जेब को टटोलते हुए कहा, ये बंदर का पंजा तो बिल्कुल मामूली सा है, मगर यदि किसी तरीके से उसको खुश्क कर लिया गया, जिस तरह पुरानी बातें और पुराने मिस्त्री अपने राजाओं के शवों को मसाला लगाकर सही जगह पर रख दिया करते थे, ये देखिए, यही है वो पंजा। उसने अपनी जेब से एक अजीब सी चीज निकाली। उसको देखते ही श्रीमती जैना डरकर पीछे हट गई, मगर नौजवान रॉकी ने दिलचस्पी लेते हुए उसको गौर से देखा। उफ तौबा, बंदर का बड़ा सा पंजा जिसकी उंगलियों का मांस सिकुड़कर लकड़ी की तरह कठोर नजर आ रहा है। जरा देखो, आखिर इस पंजे में क्या खूबी है? मिस्टर राणा ने पूछा। ये पंजा मुझे भारत में मिला था। इसकी कहानी कुछ यूं है कि ये हकीकत में एक बूढ़े साधु का जायदाद था। ईश्वर जाने उसने इसमें मंत्र फूंका कि ये पंजा लोगों की संपूर्ण इच्छाएं पूरी करने लगा। हर आदमी इस पंजे की मदद से अपनी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। मेजर राणा मोर्स के कठोर स्वर को सुनकर तीनों सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर उस जादुई पंजे को देखने लगे। आपने भी 3 अपनी इच्छाएं इसकी सहायता से पूर्ण की होगी? नौजवान लड़के रॉकी ने पूछा। मेजर ने घूर कर लड़के को देखा और फिर धीरे से कहा,
हाँ, मैंने इसके द्वारा अपनी 3 इच्छाएं पूरी कर ली है। किंतु ये बातें कहते हुए उसका चेहरा न जाने क्यों डर से सफ़ेद पड़ गया। आप चुप क्यों हो गए मेजर राणा? नवयुवक रॉकी ने कौतूहलपूर्ण स्वर में पूछा। इसलिए कि मुझे अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा आघात सहन करना पड़ा है। ये पंजा तीनों इच्छाएं पूरी जरूर करता है, किंतु उसके बदले कुछ और मांगता भी है, और ये कोई भी नहीं जानता कि वो क्या मांगेगा। मुझसे पहले जिस आदमी के पास ये पंजा था, उसने इससे 3 इच्छाएं पूरी करा ली थी। पहली 2 का तो मुझे पता नहीं चला, मगर तीसरी के बारे में मालूम है। तीसरी वो क्या थी? मौत जैसी इच्छाएं जो सारी पूरी हुई। मेजर राणा का स्वर बेहद खतरनाक हो गया और सुनने वालों के चेहरे पर मुर्दानी सी छा गई। मेजर राणा ने थोड़ी देर रुक कर कहा, जब तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी हो गई है तो अब तुमने ये पंजा क्यों अपने पास रखा हुआ है? राणा ने सिर हिलाकर इनकार किया और बोला, मैं भी इसे अपने पास नहीं रखना चाहता। ऐसी बात से मुझे भी यही लगता है कि इसे किसी के हाथ बेच दूं, मगर ये पहले ही काफ़ी विध्वंसकारी साबित हो चुका है। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर ऊंचा किया और बंदर के पंजे को आतिशदान में फेंक दिया, लेकिन मिस्टर माइक ने अपने मुंह से एक भयानक सी आवाज़ निकाली और आगे बढ़कर आतिशदान से पंजा निकाल लिया। ओह, इसे जल जाने दो, जल जाने दो, राणा उग्र होकर बोला। मिस्टर राणा मोर्स, अगर आप इसे अपने पास रखना नहीं चाहते तो मुझे इसे दे दीजिए, मिस्टर माइक ने कहा। अगर तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं, किंतु इसकी जिम्मेदारी आप होंगे, खुद आप। ये बात सुनकर मिस्टर माइक ने एक बार फिर उस पंजे को गौर से देखा और कहने लगे, अच्छा ये बताओ कि इससे हम अपनी इच्छाएं पूरी कैसे और किस तरीके से कर सकते हैं? ये बहुत आसान सा तरीका है। इस पंजे को अपने हाथ में पकड़ लो और ऊंची आवाज़ से अपने अंदर की इच्छाएं इसके सामने रखो, लेकिन ये सब करने से पहले मेरे द्वारा बताई गई बात को ध्यानपूर्वक समझ लेना, तब जाकर ये कदम उठाना। बाद में कुछ अनहोनी होने पर मुझे दोष मत देना, मिस्टर राणा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मेजर राणा के जाने के बाद बूढ़े माइक ने अपने कमरे में आकर सबसे पहले जेब से पंजा निकाला और उसे काफ़ी देर तक सामने रखकर देखता रहा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि इससे अपने लिए क्या मांगूं, उसने मन में बड़बड़ा कर कहा। बेटे ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सलाह दी, आप इससे इतने रुपए मांगिए जिससे हमारे मकान का सारा किराया उतर जाए और हम चैन से रह सकें। हाँ हाँ, यही हमारी इच्छा पूरी करो। अगर ऐसा तुमने कर दिया तो हमारे ऊपर जो कर्जा है वो सब उतर जाएगा। बूढ़ी औरत ने उनसे कहा, हमें केवल अपना हिसाब चुकाने के लिए 200 पाउंड की ज़रूरत है। मिस्टर माइक ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। उसने दोबारा दाएं हाथ में पंजा पकड़कर ऊंची आवाज़ में कहा, मैं 200 पाउंड की इच्छा रखता हूँ। ये कहते ही उसने चौंकते हुए चीख मारी। उसकी पत्नी और पुत्र घबराकर उसे देखने लगे। मिस्टर माइक ने डर से कांपती आवाज़ में कहा, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे पंजा मेरे हाथ में तड़पा हो, बिल्कुल सांप की माफिक। कमरे में मौत के जैसी खामोशी छा गई। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। दूर किसी गिरजाघर चर्च के घड़ियाल ने रात 12 बजाने की आवाज़ की। बाहर एकदम हवा तेज चल रही थी, जैसे तूफान आ गया हो। ऊपर की मंजिल की खिड़कियां और दरवाजे जोर से खुलने और बंद होने लगे। ऐसा सुनाई देता जैसे कोई दरवाजे पर हाथ मार रहा हो। ये हालत कुछ ज़्यादा समय तक नहीं रही। माहौल फिर दोबारा वैसा ही शांत हो गया। बूढ़ा माइक जम्भाई लेता हुआ सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा। नौजवान खूबसूरत रॉकी अपने कमरे में जाते हुए बोला,
मेरे ख्याल से आपको थैले में भरा रुपया आपके बिस्तर पर रखा मिलेगा और कोई भूत प्रेत जरूर कपड़ों की अलमारी में टुपक कर बैठा आप सारी हरकतों पर नजर रख रहा होगा। अगले दिन सुबह जब वो नाश्ते की मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे तो रात की घटना याद आते ही तीनों जोर जोर से हंसने लगे। मिस्टर माइक ने शर्म से नजरें झुकाकर उनसे कहा, मेजर राणा ने हम सबको पागल बना दिया है। मुझे पूरा भरोसा था कि 200 पाउंड की धनराशि तुम्हें अपने सिरहाने रखे मिलेगी। पत्नी ने ठहाका लगाकर कहा, हमारी सारी कोशिश बेकार रही। बेटे ने अपने मन की बात कही। हमें मेजर राणा की पागलों जैसी बात पर ध्यान नहीं देनी चाहिए थी। मिस्टर माइक ने अब गुस्से से कहा, भला आजकल के दौर में ऐसी बेतुकी बातों पर कौन यकीन करेगा। अगर बंदर के पंजे ही इच्छाएं पूरी करने लगते तो लोगों को काम धंधा करने की क्या जरूरत पड़ती। मगर मेजर राणा ऐसा आदमी नहीं लगता कि बेकार में ही इस प्रकार का मजाक करेगा। संभव है कि उसकी बात में कोई सच्चाई होगी। मिसेस जेना ने गंभीर होकर कहा, अच्छा मम्मी, मैं तो अब काम पर जा रहा हूँ और हाँ, जब तक मैं वापस ना आऊं रुपए का थैला आप में से कोई ना खोले। ये कहकर रॉकी ने कहा लगाया और मकान से बाहर निकल गया। उसकी माँ दरवाजे तक उसके साथ साथ गई और जब तक बेटा उसकी नज़रों से ओझल ना हो गया उसको बराबर देखती रही। दोपहर को जब पति पत्नी खाने की मेज पर आमने सामने बैठे तो मिसेस जेना की नज़र मकान के बाहर एक आदमी पर पड़ी जो पागलों जैसी हरकतें करता फिर रहा था। कभी वो दरवाजे की ओर देखता, अंदर दाखिल होना चाहता, मगर फिर रुक जाता। उसके हुलिये को देखकर लग रहा था कि वो खाता पीता आदमी है। मिसेस जेना के दिमाग में पहले ही 200 पाउंड की रकम घूम रही थी। वो समझी कि वो आदमी ज़रूरत वाली रकम लेकर आया है। 3 बार वो दरवाजे तक आया और वापस चला गया। चौथी बार फिर आया और दरवाजे को धक्का मारकर उसे पूरा खोल दिया और अंदर घुस आया। उसकी सूरत देखते ही मिस्टर और मिसेस जेना को महसूस हुआ कि शायद वो परेशान है। उसने पागलों की तरह चारों ओर देखा और अटकते हुए स्वर में कहा, मुझे यहाँ कंपनी में अपनी ओर से भेजा है। बूढ़ी औरत घबराकर अपनी जगह से उठी। आखिर मामला क्या है? सब कुछ ठीक तो है ना? रॉकी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? वो जख्मी तो नहीं हुआ? अजनबी ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं आज बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। आपका लड़का मशीन में फंस गया था। 1 मिनट तक खांसता रहा। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए कंपनी वालों ने आपको सूचित करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मिसेस जैना का चेहरा सदमे के मारे पीला पड़ गया और आंखें पथरा गई। ये सब सुनकर बूढ़े मिस्टर माइक मायूस होकर गुमसुम बैठ गए। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की भी जान निकल गई। उस आदमी ने 1 मिनट की भी देरी करे बिना कहा, उसकी मौत की जिम्मेदार हमारी कंपनी नहीं है। सारी गलती तुम्हारे लड़के की थी, मगर इस विचार से कि आपके लड़के ने हमारी कंपनी में पूरी मेहनत से काम किया, उसकी इसी मेहनत को देखकर कंपनी ने कुछ मुआवजा देने का फैसला किया है। मिस्टर माइक अपनी जगह से फौरन उठ गए, किंतु उसकी टांगें बुरी तरह से कांप रही थी। वो मायूस नज़रों से पत्नी की ओर घूरकर देख रहा था। कुछ देर के बाद उसके सूखे होठों में हरकत हुई और उसने पूछा, कितना रुपया मिलेगा? 200 पाउंड। मिसेस जैना के गले से जोरदार चीख निकली। बूढ़ा आदमी पागल की तरह मुस्कुराया और फिर एकदम गश खाकर धम से फर्श पर गिर पड़ा। उसी दिन उन्होंने अपने इकलौते बेटे को कब्रिस्तान में दफन कर दिया, जो उनके घर से 2 मील पर बसा था। जब वे अपने घर वापस आए तो उनके चेहरे पर मौत जैसी हवाइयाँ छाई हुई थी। कई दिन तक उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। मिसेस जैना की हालत बहुत खराब थी।
कुछ ही दिनों में वो सूख कर बिल्कुल कांटा हो चुकी थी और पागलों जैसी हरकतें करने लगी। बूढ़े माइक की आंखों की रोशनी बेहद कमज़ोर हो गई थी और कमर में एक झुकाव सा पैदा हो गया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अनेक सालों से बीमार हों। एक रोज़ सहसा बूढ़े की आंखें खुली। उसने अपनी हाथ से टटोलकर अपनी पत्नी के पलंग को देखा जो खाली था। इतने में खिड़की की तरफ से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो वहाँ से उठकर बिस्तर की ओर बढ़ा, फिर उस खिड़की के पास जाकर अपनी पत्नी से कहा, ईश्वर के लिए मेरे पास वापस आ जाओ, तुम्हें ठंडी हवा लग जाएगी। मुझे बिल्कुल नहीं, रॉकी को ठंड लग रही होगी, मिसेस जेना ने फटाक से उत्तर दिया और ज़ोर ज़ोर से उसे देखकर रोने लगी। कुछ समय बाद वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। बूढ़े माइक की आंखें नींद से बंद होने लगी और वो भी बिस्तर पर लेटकर सो गया। रात हुई। अचानक फिर उसकी पत्नी चिल्लाने लगी तो उसने उसे झंझोड़कर उठाया। बंदर का पंजा! वो चीखी। अरे बंदर का पंजा! अरे क्या हुआ? इतनी तुम चीख क्यों रही हो? बंदर का पंजा कहाँ है? लाओ मुझे दो। बंदर का पंजा वहीं मुलाकाती कमरे में मेटल पीस पर पड़ा होगा। तुम्हें किस लिए चाहिए? एक ही समय वो रोने और हंसने लगी। अभी अभी मुझे उसका ख्याल दिमाग में आया। उसने हिस्टीरियाई अंदाज में कहा, मेरी अभी 2 इच्छाएं बाकी है। क्या अब भी तुम्हारा जी नहीं भरा? मिस्टर माइक ने गुस्से से कांपते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ और जल्दी से बंदर का पंजा उठा कर लाओ और अपनी इच्छा इस पर जाहिर करो कि हमारा बेटा दोबारा जिंदा हो जाए। अभागा बूढ़ा खामोश होकर अपने बिस्तर से उछल पड़ा। ईश्वर मदद करे, तुम पागल तो नहीं हो गई? उसने मेज से टटोलकर माचिस उठाई और मोमबत्ती जला दी। अरे मैं कहती हूँ, देर ना करो, जल्दी से बंदर का पंजा लेकर आओ और दूसरी इच्छा पूरी करो। जब हमारी पहली इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी क्यों नहीं होगी? इतनी बात कहकर मिसेस जेना ने अपने पति माइक का हाथ पकड़ा और उसे घसीटकर बिस्तर से उठा दिया। अंधेरे में गिरता पड़ता हुआ वो नीचे वाली मंजिल की ओर भागा। मुलाकाती कमरे में पहुंचकर उसने मेटल पीस से बंदर का वही मनहूस पंजा उठाया। उसे छूते ही बूढ़े का शरीर कांपने लगा और माथा पसीने से भीग गया। उस गंदी चीज को अपने हाथ में पकड़े हुए वो हांफता हुआ दोबारा शयन कक्ष तक गया। अब तुम्हें दूसरी इच्छा करनी चाहिए, औरत ने अपना रौब जमाते हुए धीमे स्वर में कहा। मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि मुझे मजबूर ना करो, इसका परिणाम शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक निकले। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, वही करो जो मैं तुमसे करने को कहूँ। बूढ़े ने विवशतः दाएं हाथ में बंदर का पंजा पकड़ा और ऊंची आवाज में बोला, आज मेरी दूसरी इच्छा ये है कि हमारा बेटा दोबारा जिंदा हो जाए। उसके हाथ का पंजा सांप की तरह तड़पा। उसके बाद बूढ़े के मुंह से फिर हल्की सी चीख उभरी और कांपता हुआ एक कुर्सी पर जा गिरा। बूढ़ी औरत खिड़की की ओर गई और फिर पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। चारों तरफ खतरनाक सन्नाटा छाया हुआ था। कमरे में जलती हुई मोमबत्ती की हल्की रोशनी में इधर उधर रखी चीज़ों की परछाई बड़ी डरावनी दिखाई दे रही थी। उस कमरे में बड़ी देर तक वो इसी प्रकार कुर्सी पर बैठा सर्दी में कांपता रहा और बुढ़िया जेना खिड़की के पास खड़ी बाहर देखती रही। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सन्नाटे भरे कमरे को तोड़ने का प्रयत्न कर रही थी। बड़ी मेहनत करके बूढ़ा माइक वहाँ उसे उठा और औरत का हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर लेट गया। दोनों में से कोई ना बोला। अचानक एक हल्की सी आवाज़ बाहर से सुनाई पड़ी और फिर बाहर वाले गेट पर दस्तक की आवाज़ बुलंद हुई। अब क्या है? बूढ़ी औरत चिल्लाई और उठकर बैठ गई। उसके बाद एक दस्तक और हुई
जिसकी आवाज पूरे घर के अंदर गूंज उठी। ये मेरे बेटे की आवाज के अलावा किसी की नहीं। वो आ गया। वो तेज दौड़ती हुई शयन कक्ष के दरवाजे की ओर गई, मगर बूढ़ा माइक उसके पीछे लपका और उसकी बाह ताकत से पकड़ लिया। अरे तुम ये क्या गजब कर रही हो? उसने भयभीत होकर कहा। अब छोड़ो, मुझे छोड़ भी दो। मेरा रॉकी आ गया। मैं भूल गई थी कि कब्रिस्तान नज़दीक ही है। मुझे पहले ही दरवाज़ा खुला रखना चाहिए था। ये कहकर उसने अपनी बाह छुड़ाने का प्रयास किया। ईश्वर के लिए इसे अंदर आने मत देना, बूढ़ा चीख कर कहने लगा। हे ईश्वर, तुम खुद ही अपने बेटे से डर रहे हो। औरत ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए एक झटका दिया और उसे आज़ाद कराकर नीचे मंजिल की तरफ भागी। वो सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी से उतरने लगी। बूढ़े ने आवाज़ से मालूम कर लिया कि वो अंधेरे में अलग अलग दरवाज़ों से ठोकर खाती फिर रही है। उसने अपने मुख्य दरवाजे की चिटखनी खोलने की आवाज़ सुनी। उसके बाद औरत डरती हुई आवाज़ में बोली, ज़रा तुम नीचे की तरफ आओ। मुझसे ऊपर की चिटकनी खुल नहीं रही, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा रहा। लेकिन माइक वहाँ बेताबी से बंदर का पंजा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो उसने अपने आसपास ही कहीं रख दिया था। दरवाजे पर दस्तक की लगातार आवाज़ें आ रही थी। वो चाहता था कि दरवाज़ा खुलने से पहले ही पंजा उसे मिल जाए। इधर औरत अंदर से एक कुर्सी घसीटकर दरवाजे तक लेकर आई। बूढ़ा सोचने लगा कि उस पर चढ़कर निश्चय ही कुंडी खोल लेगी। फिर उसने कुंडी की खड़खड़ाहट सुनी और ऐन वक्त में उसके हाथ में बंदर का पंजा आ गया। दाएं हाथ में पकड़कर बूढ़े ने हाँफते हुए ऊंची आवाज में तीसरी इच्छा जाहिर की। अचानक दस्तक की कोलाहलपूर्ण आवाज थम गई। फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। बाहर चलती हुई ठंडी हवा का एक झोंका सीढ़ियों से गुजरता हुआ शयन कक्ष तक आया। मिस्टर माइक सीढ़ियां टटोलता हुआ दरवाजे तक आया। देखा कि उसकी बीवी दीवार के साथ टिकी चुपचाप खड़ी थी। मिस्टर माइक ने दरवाजे से झांक कर देखा। जलते बुझते बल्बों की मंदी रोशनी में गली दूर तक सुनसान पड़ी दिखाई दे रही थी। कोई भी आदमी बाहर उस समय मौजूद नहीं था। एक बार फिर उसने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में घूरा, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद अब ध्यान पत्नी की ओर गया। अचानक दीवार से लगी बुढ़िया का शरीर लहराया और वो धड़ाम से नंगे फर्श पर आ गिरी। मिस्टर माइक ने झुककर उसकी नब्ज़ देखी। उसने देखा कि बुढ़िया मर चुकी थी। बेटे के चले जाने के बाद पत्नी भी इस दुनिया में नहीं रही। बूढ़ा माइक अब शोक के समंदर में डूब गया, मगर अभी उसकी परेशानियों का जैसे अंत नहीं हुआ था। उसके पीछे हल्की सी सरसराहट हुई और देखते ही देखते न जाने कहां से वो बंदर का पंजा सामने हाजिर हो गया। इसके पहले कि माइक कुछ समझ पाता, बंदर का पंजा सीधा उसके माथे से आ टकराया। पंजा लगते ही उसके माथे से खून बहने लगा। मिस्टर माइक पर बेहोशी सी छाने लगी। पंजा फिर एक बार दोबारा जोर से उछला और उसकी जगह आ टकराया जहां उसने माइक के माथे पर पहली चोट मारी थी। चोट जानलेवा भी हो सकती थी। बूढ़े का शरीर जोर से कांपने लगा। कुछ देर बाद शांत पड़ने के साथ ठंडा पड़ गया। पंजे में फिर से हरकत हुई। वो मिस्टर माइक के माथे से उछला और खुली खिड़की द्वारा तीर की तरह उड़ता हुआ कब्रिस्तान की दिशा में चला गया। पीछे पड़े रह गए दो मृत शरीर जो अब कभी भी जिंदा नहीं होने वाले थे। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhutpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ
यहाँ पब्लिश करेंगे।